चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं आगे। और अगला एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं CONH3 का COF6 अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं थ्योरी के बारे में। तो कोबाल्ट का अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। अगर कहा जाए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 27 मतलब क्या होगा यहाँ पे? आर्गन 3d7 4s2 4p0 एंड 4d0। यहाँ पे समझिए 18 19 20 और 7 आपने ऐड कर दिया, क्या होगा? 27। चलिए अगर बात करें डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 1 2 3 5। एस में कितने होंगे? 1। पी में कितने होंगे? 3। और डी में कितने होंगे? 5। ये होगा हमारा 3D, ये होगा आपका 4S, ये आपका होगा 4P और ये आपका होगा 4D। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एस में कितने? 1 2। यहाँ पर वैकेंट, यहाँ पे दिया गया +3। तो कोबाल्ट +3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे। 2 कहाँ से जाएगा? एस से, और 1 कहाँ से जाएगा? डी से। तो क्या बनेगा? आर्गन 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 1 2 3 4 5। एस में 0। पी में 3 ऑर्बिटल और डी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5 1 2 3 4 5। ये होगा हमारा 3D, ये होगा आपका 4S, ये आपका होगा 4P और ये आपका 4D। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6। आप 6 इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 5 6। एस में कितने हैं? 0। पी में कितने हैं? 0। डी में कितने हैं? 0। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अभी हम कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, लाइगेंड्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगर बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। कैसे 6 हुआ? क्योंकि फ्लोरीन है मोनोडेंटेड। कितना दिया गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल कितने वैकेंट ऑर्बिटल बनाएगा? 6। कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए उसको? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मेटल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे? 6। और वही वैकेंट ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होके नया ऑर्बिटल बनाएंगे। बात समझ में आ रही? तो जब आपने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +3, तो जब +3 आया तो इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाला? 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। अब 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। S के पास 0, P के पास 0 और D के पास 0। अब इस मेटल के पास कितने वैकेंट बनेंगे? 6। तो क्या D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहे हैं? नहीं। S में 1, P में 3, चाहिए कितने? 6। तो D के कितने लेंगे? 2। एक आप लेंगे S के, पहले S लेंगे, फिर देखिए पहले D लेंगे 3D, फिर 4S लेते हैं, फिर 4P लेते हैं, फिर आप 4D लेंगे। क्या 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। तो आपने एक S का लिया, चाहिए 6, 3 आपने P का और 2 आपने D का। एक S का, 3 P का और 2 D का। तो काउंट करिए 1 4 6। ये 6 ऑर्बिटल क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे और आपका नया ऑर्बिटल बनेगा। कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। एक S, 3 P और 2 D।
क्या बन गया sp3d2। पहले s आया, क्या बोले sp की कितनी 3, sp3d की कितनी 2, क्या बने sp3d2। और जब sp3d2 आता है तो क्या कहलाता है ऑक्टाहेड्रल। पास में तो कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो क्या हमेशा होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। बेसिक चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए, यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान सुने, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो हमेशा क्या बनेगा sp, और sp का मतलब क्या होगा लीनियर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आगे हम बताएंगे। पहली पॉसिबिलिटी या तो हमारा है sp3, और जब sp3 आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। या दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है dsp2, और जब dsp2 आएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर प्लेन है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, आगे हम सब बताएंगे, NiCl4 2- और इसका यहाँ पे एग्जांपल की बात करें NiCN4 2-, ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। दोनों की ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा, या अगर dsp2 है तो क्या बनेगा स्क्वायर प्लेन है। एग्जाम्पल की बात करें NiCl4 2- ये होगा NiCl4। अगर हम बात करें ये हमारे किस नेचर को होगा डायमैग्नेटिक होगा, सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। डायमैग्नेटिक नेचर को होगा तो किस नेचर को होगा पैरा मैग्नेटिक नेचर को होगा। पास में हमारे, चलिए अब बात करें अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा sp3d2, और या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या d2sp3। ध्यान सुनिए, यदि sp3d2 आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और दूसरा इसे क्या बोलेंगे आउटर स्फेयर कॉम्प्लेक्स। ये d2sp3 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे इनर स्फेयर कॉम्प्लेक्स। बच्चों आगे सब एक्सप्लेन करेंगे, परेशान मत होइए। sp3d2 आ रहा है तब भी हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा, यदि d2sp3 आ रहा है तब भी हमारा क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 कब आएगा जब कौन सा ऑर्बिटल लेंगे 3d वाला, जब 3d के पास वैकेंट हो, और एक कब आएगा जब हमारा क्या हो 4d वाला हो। लेकिन ऐसी हमारा 3d थर्ड पीरियड के लिए होता है तो उसको भी रहने दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इनर स्फेयर कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जांपल की बात करें तो CONH3 का होल 6, और यहाँ की अगर बात करें COF6 3- आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आने पे sp होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आने पे sp3 होगा या dsp2 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने पे या तो sp3d2 होगा जिसे बोलेगा ऑक्टाहेड्रल, या आउटर स्फेयर कॉम्प्लेक्स, या d2sp3 होगा, इसका भी ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन इसे क्या बोलेंगे इनर स्फेयर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आज समझ में आ रही। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे समझते जाइएगा, जहाँ पे डाउट हो आप पूछिए।
अब हम बात करने जा रहे हैं लाइगेंड्स के बारे में। तो जितनी भी थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मेन पॉइंट की कि लाइगेंड्स क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, इनके क्या रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। पहला लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ligands on the basis of bonding strength। तो ध्यान सुनिएगा, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिगेंड्स को दो में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, सेकेंड हमारा होता है वीक फील्ड लाइगेंड। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। देखिए लाइगेंड्स आपके दो टाइप के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, मतलब जो लिगेंड जितना अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा वो हमारा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो पहला पॉइंट नोट करिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड ligands for strong bond with central metal ion। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होंगे वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। सेकेंड पॉइंट नोट करिए, वीक फील्ड ligands for weak bond with central metal ion। ध्यान सुनना बच्चों, दो टाइप के लाइगेंड्स होते हैं। पहला होता है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता है और दूसरा क्या होता है, वीक फील्ड लाइगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और वीक फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, कैसे जानेंगे हमारे जो लिगेंड्स है हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड्स। तो पहला पॉइंट नोट करिए, गुड डोनर, सेकेंड गुड एक्सेप्टर। अगर हम बात करें तीन तरीके से, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल, और क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ध्यान सुनिएगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और साइज जितनी छोटी होगी ओवरलैपिंग क्या होगा उतना स्ट्रांग होगा। फिर समझिएगा, अगर बात करें मेटल है और ये लिगेंड्स है, ध्यान सुनिए, लिगेंड्स क्या करता है, मेटल को लोन पे डोनेट करेगा, ये अपना लोन पे, ध्यान सुनिएगा, ये आपका मेटल है, ये आपका लाइगेंड्स है,
लाइगेंड्स क्या करें, मेटल को लोन पेयर डोनेट करें। जितना तेज़ी से लोन पेयर डोनेट करेगा इनके बीच बॉन्ड क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो लिगेंड्स क्या कहलाएगा, स्ट्रांग लगाएगा। तो लाइगेंड्स लोन पेयर कब डोनेट करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, बात सुना। यदि इसके पास लोन पेयर है, यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आसानी से लोन पेयर दे देगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे कहा जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, आप इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने का मतलब कि मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो मेटल के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन बनाएगा कि नाइट्रोजन कि ऑक्सीजन की फ्लोरीन, कार्बन बनाएगा। फिर सुना बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, जैसे यहाँ पे लाइगेंड्स है, मेटल है, इसके पास क्या लोन पेयर, लिगेंड जितना तेज़ी से लोन पेयर देगा मेटल को, बॉन्ड क्या होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात समझ आ रही है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो मेटल के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन, फिर कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन बनाएगा, फ्लोरीन। तो सबसे अच्छा लिगेंड्स कौन कहलाएगा, कार्बन वाला, मतलब कार्बन क्या कहलाएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फिर कौन कहलाएगा, नाइट्रोजन, फिर कौन होगा, ऑक्सीजन, फिर कौन होगा, फ्लोरीन। बात समझ आ रही है। तो कार्बन वाला लिगेंड सबसे अच्छा होगा, फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन वाला। बात समझ आ रही। गुड डोनर का मतलब कौन कितना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो जितना फास्ट डोनेट करेगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, तो लिगेंड्स क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाएगा। बात समझ। फिर दूसरा, साइज कम होनी चाहिए। जैसे कहा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है हमारा 2p, ये होगा 3p, ये है आपका 4p और ये है आपका 5p। अब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे मेटल है और ये है 2p मान ले रहे हैं। ये बताइए ओवरलैपिंग किस में, 2p में ओवरलैपिंग होगी, 2p 3p में, 2p 4p में, 2p 5p में, 2p में क्या होगा, साइज बढ़ने पे, साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और साइज के इंक्रीज होने पे मेटल और लाइगेंड्स के बीच ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होगी, मतलब बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। फिर समझना, यदि मेटल की ओवरलैपिंग फ्लोरीन के साथ कराएं, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ, तो ये बताइए ओवरलैपिंग किसमें अच्छी होगी। फिर समझना, मेटल की ओवरलैपिंग फ्लोरीन के साथ कराएं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है 2p 3p 4p 5p, ऊपर से नीचे आ रहे, साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज है। और साइज़ के इंक्रीज होने पे ओवरलैपिंग क्या होगा, वीक होगा। साइज़ के इंक्रीज होने पर ओवरलैपिंग क्या होगा, वीक होगा। यदि ओवरलैपिंग वीक हो रही है तो मेटल और लाइगेंड्स के बीच बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। तो लाइगेंड्स क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। अगर कहा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे स्ट्रांग कौन होगा, फ्लोरीन होगा। बात समझ में आ रही है। इसमें आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो स्ट्रांग कौन होगा, फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आपका आयोडीन। रीजन समझ में आ रहा है। ऊपर से नीचे आने पे लिगेंड क्या होगा, वीक फील्ड की तरफ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे लिगेंड किधर जाएगा, वीक फील्ड की तरफ जाएगा। सबसे अच्छा लिगेंड्स कौन होगा, कार्बन वाला, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो सबसे अच्छा कौन होगा, फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन। रीजन समझ में आ रहा हो कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने पे ओवरलैपिंग क्या होगा, वीक होगा। ओवरलैपिंग वीक होने का मतलब मेटल और लिगेंड्स के बीच बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो लिगेंड्स क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। बात समझ में आ रही। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं, ध्यान से बच्चों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर समझना, यहाँ से यहाँ तक जो फैक्टर लगे, कौन सा फैक्टर लगाएंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक कौन सा फैक्टर लगाएंगे? साइज वाला फैक्टर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एक आपको का वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, एक आपको हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन, ध्यान सुनिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। और ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स। आप समझ में आ रहा है? तो आपके लिगेंड्स बच्चों दो टाइप होते हैं, एक आपको होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो भी लिगेंड्स होंगे, जो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो भी लिगेंड्स होंगे, वो हमारे कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। और कार्बन नाइट्रोजन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। ऑक्सीजन और हैलोजन, ये हमारे क्या होंगे? हैलोजन। ऑक्सीजन और हैलोजन ये क्या कहलाएंगे? हैलोजन वाले लिगेंड्स क्या कहलाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। तो ये समझना, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए CO, तो CO कैसा होगा? कार्बन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। CN माइनस क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। अगर आप इसे कहें पेरिडीन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। ईन, एथिलीन डाई एमीन, ईन या ईन, एथिलीन डाईमीन कैसा कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्योंकि यहाँ पे ईन में डोनर एटम क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। तो कार्बन नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड्स हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही? यहाँ पे डोनर कौन होगा? कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही? चलिए, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन्स वाले लिगेंड्स क्या कहलाते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, यहाँ पे डोनर एटम क्या होता है? चेक करिए, ऑक्सीजन। दो नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा वीक फील्ड का होगा। H2O डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन। OH माइनस, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट में डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन। OH माइनस क्या कहलाएगा? वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाएगा। जितने भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, बच्चों ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो लिगेंड्स आपके दो टाइप के होते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरा हमारा क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड्स होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन्स वाले जो होंगे बच्चे हमारे क्या कहलाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपके NCERT बुक में इस तरह आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया, वहाँ पे सीधे एक सीरीज़ दे दिया गया है, उस सीरीज़ को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेटा ये सब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ेंगे CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, लेकिन हम नहीं बता दे रहे हैं क्योंकि बिना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, इसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे सबसे वीक लिगेंड्स कौन होता है? आयोडीन।
ब्रोमीन माइनस SCN माइनस Cl माइनस S माइनस NO3 माइनस फ्लोरीन माइनस OH माइनस ऑक्सलेट माइनस H2O के बाद क्या हो गया NCS माइनस EDTA 4 माइनस, फिर यहाँ पे हो गया NH3 pyridine, फिर यहाँ पे होगा इन, या दोनों इक्वल होते हैं, डाई pyridine, Cn माइनस एंड CO माइनस। यहाँ पे समझ, यहाँ से लेके यहाँ तक NH3 pyridine, एथिलीन डाईमीन, डाईपिरिडीन, Cn माइनस एंड CO, ये सब हमारे कैसे लिगेंड्स कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर सुना उठा NH3 pyridine, एथिलीन डाईमीन, डाईपिरिडीन, Cn माइनस और CO, ये हमारे लाइगेंड्स कैसे कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स कहलाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ से तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? CO Cn माइनस। सबसे वीक कौन होगा? आयोडीन माइनस। बात समझ में आ रही? तो NH3 pyridine, तो NH3 pyridine से लेके यहाँ तक हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और यहाँ तक हमारा क्या कहलाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। तो आज के लिए इतना बच्चों, हम कल बात करेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल, फिर बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।